गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे एरर क्या होता है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बात अगर एरर की हो तो इस एरर के बारे में जानने से पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमको जानना पड़ता है। उन छोटी मोटी चीज़ों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपके मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट का, ठीक है। तो मेज़रमेंट में देखिए, इसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रू वैल्यू के बारे में। कभी कभी ट्रू वैल्यू कहा जाता है, कभी कभी मीन वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्यूरेसी क्या है। देन आफ्टर हम बात करेंगे प्रिसीजन पर, और तब हम वापस लौट आएंगे अपने एरर वाले टॉपिक पर। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स देना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि एरर हम क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेज़रमेंट वगैरह इनके बारे में हमको जानने की क्यों क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी घर वगैरह बन रहा होता है या कोई भी दीवार खड़ी करनी होती है तो उसमें एक इंची टेप लेके आता है, मिस्त्री हो या ठेकेदार हो या फिर वहाँ पे इंजीनियर हो, वो लेके आता है। फिर उसके बाद एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन मतलब कितना खर्चा लगेगा, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ईंट कितनी लगेंगी, कितनी बोरी सीमेंट लगेंगी, कितने हमको सैंड चाहिए, बालू कितना चाहिए, कितना सरिया लगेगा, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर हम जो है अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ऐसे ही कोई डिवाइस बनानी है, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो सोचिए मेज़रमेंट का कितना बड़ा रोल है इसमें। अब जैसे मान लीजिए, फ़र्ज़ करिए आप कि आप हैं 5 फीट 8 इंच के, वैसे मेरी हाइट भी 5 फीट 8 इंच ही है। तो मान लीजिए कि मुझे या मेरे हाइट जैसा कोई है, उसको कोई कपड़ा सिलाना है, तो वो कपड़ा सिलाने के लिए जा रहा है दर्जी के पास। ये उस समय की बात है जब मेज़रमेंट के लिए कोई भी इंची टेप वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं बनाई गई थी। ना सेंटीमीटर स्केल था, ना आपका फिट वाला स्केल था, कुछ भी नहीं था। तो दर्जी जो है, उस दर्जी की हाइट लंबी है, उसके हाथ भी लंबे हैं। उसने फटाफट मेज़रमेंट लिया, नाप ही लिया कि कितने कि पूछा क्या सिलाना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्ट पैंट सिलाना है। तो फिर उन्होंने फटाफट अपने हाथों से मेज़र करके कहा कि आप 2 हाथ जो है शर्ट के लिए कपड़ा ले लीजिए और 1.5 हाथ पैंट के लिए ले लीजिए। मतलब शर्ट के लिए उन्होंने कितना दिया, 2 हाथ। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, पहले मेज़रमेंट ऐसे ही लिया जाता था। और फिर पैंट के लिए उन्होंने कितना दिया, पैंट के लिए उन्होंने कहा इतना हाथ। तो ये ऐसा। अब दुकानदार के पास आप जाओगे कपड़ा खरीदवाने के लिए, या वो बंदा गया जिसको सिलवाना है, दुकानदार की हाइट थोड़ी सी छोटी, हाथ भी उसके छोटे, वो फटाफट 2 हाथ मेज़रमेंट करके उसको कपड़ा दे दिया और दोनों कपड़े वो लेके आए दर्जी के पास। तो आप ज़रा गेस करिए कि क्या हो सकता है, उस बंदे का कपड़ा बन सकता है? क्योंकि दर्जी का हाथ जो था वो लंबा था, उसने जिससे मेज़र किया वो लंबा था, और जो दुकानदार था उसने जिससे मेज़रमेंट किया वो क्या था, छोटा था। तो इस हिसाब से जो कपड़े का मेज़रमेंट आएगा, कपड़े का नाप आएगा, वो दोनों के लिए छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसको कपड़ा नहीं आएगा। तो ये ऐसी बहुत सारी कहानी है जिनकी वजह से हमको एक फिक्स्ड डिवाइस बनानी पड़ी या इंस्ट्रूमेंट बनानी पड़ी जिससे हम मेज़र कर सकें, और वो मेज़रमेंट पूरे वर्ल्ड में मतलब उसका हम यूज़ कर सकें। जैसे अगर कहा जा रहा है कि अमेरिका में इतना फुट चाहिए, तो इंडिया में भी वो मेज़रमेंट उतना ही हो। तो इसी को बोला जाता है फिक्स्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी कोई ऐसा स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर करके चीज़ों को बना सकें। तो यहाँ पे एक नाम आता है स्टैंडर्ड रेफरेंस का, जिनको आप लोग अपने भाषा में कह सकते हैं स्केल, या कुछ भी बोल सकते हैं जो मेज़र करने के लिए यूज़ होता हो। तो मेज़रमेंट वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई अननोन चीज़ को, कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर कराते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मेज़रमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर ए अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो आइए इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं फटाफट, और ऐसे ही हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले मेज़रमेंट का आप डेफिनेशन लिखेंगे।
measurement is the process in which we compare an unknown physical quantity with well-known standard reference। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर वाला नटराज या जो कुछ भी आप लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी रहती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 0 के सामने पॉइंट लगाते हैं और फिर 1 के सामने पॉइंट लगाते हैं और ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन कितने की आ गई, ये लाइन हमारी आती है 1 सेंटीमीटर की। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कोई एक पेज है जिस पे आपको पता नहीं है क्या है उसका मेज़रमेंट, और आपने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड स्केल से दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लिया। तो ये प्रोसेस हमारा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेज़रमेंट बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फटाफट आप इसको नोट करिए, मैं इसको रफ कर दूंगा। फिर उसके बाद देखिए हमारा दूसरा टर्म जो है वो है ट्रू वैल्यू। देखिए इन सारे टर्म्स को आप समझे बिना आगे बढ़ेंगे तो एरर में प्रॉब्लम आती है जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एरर से जो है नीट में आपके क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और आपके मेंस, जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा फंसता है आपका इन एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसलिए एरर का जो नॉलेज है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट वगैरह निकालने पे थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आते हैं आपके एडवांस में, क्योंकि वहाँ पे वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन डालता है, तो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर बच्चे पढ़े रहते हैं ईजिली कि कैसे लिस्ट काउंट निकालना है, रीडिंग कैसे लेनी है। पर वहाँ पे वो एरर से क्वेश्चन लेता है, करेक्शन करने के बाद एरर कितना आएगा स्क्रू गेज से। तो ये सब बनते हैं, वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे। फिलहाल हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, आप इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं ट्रू वैल्यू की। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में अगर आप देखें बच्चों, तो ट्रू वैल्यू क्या है, कैसे है, इसके लिए आप ध्यान दें। ट्रू वैल्यू का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप बड़े होकर के एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उस फैक्ट्री में आप एक पेन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। उस पेन का आपने हाइट रखा है, मान लीजिए आप पेन बनाना चाहते हैं, उस पेन की लेंथ आपने रखी है नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो मान लीजिए आप इससे कम रखना चाहते हैं, आपने रखा है 11.87 सेंटीमीटर, इतना आपने रखा है। ठीक है, ये आपको हाइट रखनी है आप अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, अब आपने अपने वर्कर्स को बोला कि भाई मेज़रमेंट लेके वर्क हमारे पास जो आया है मटेरियल, रॉ मटेरियल को कट करो इतने इतने साइज़ में। तो जाहिर सी बात है जब वो सब मेज़रमेंट लेके कट करेंगे तो या तो वो इससे ज़्यादा कट करेंगे 11.9, या तो वो इससे कम कट करेंगे 11.7 सेंटीमीटर। आप बताइए दोनों में से कौन हमारे लिए काम की कटिंग होगी, जो रॉ मटेरियल का साइज़ हम काटेंगे ये वाला हमारे काम का होगा या ये वाला। जाहिर सी बात है आप कहोगे सर यहाँ पे आप 11.87 सेंटीमीटर का बनाना चाहते हो तो आप उससे ज़्यादा कर लोगे ताकि फर्दर फिनिशिंग वगैरह करते करते आपका इतने पे फाइनल हो जाए प्रोडक्ट, पर ये वाला तो किसी भी काम का नहीं है ना। तो रियल लाइफ में हमको जिस नंबर पे, हमको जिस मेज़रमेंट पे चीज़ों को बनानी होती है उस मेज़रमेंट से हम ज़्यादा ही मेज़रमेंट लेके वर्क पीस लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो वो जिस पे हम फिनिश करना चाहते हैं, वो मेज़रमेंट, जिस मेज़रमेंट पे हम फिनिश करना चाहते हैं वो मेज़रमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, ट्रू वैल्यू वो वैल्यू जो जिस पे हम बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट, जो हमको चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। कभी कभी ये ट्रू वैल्यू नहीं पता होता है, पर आपको ढेर सारे मेज़रमेंट पता होते हैं, A1, A2, A3, A4। मान लो 4 स्टूडेंट हैं, चारों ने अलग अलग मेज़रमेंट निकाले वर्क पीस का, तो कितना है 1 2 3 4। इन चारों का अगर हम मीन निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू नहीं भी पता हो तो हम मीन वैल्यू से अपना कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लियर हुआ आपको कि ट्रू वैल्यू क्या होती है और मीन वैल्यू क्या होती है।
तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इसमें नहीं लिखवा रहे हैं। ट्रू वैल्यू वो है जो हम चाहते हैं, तो वो डिजिट जिसकी वो मेज़रमेंट जो हम चाहते हैं, जो हमारी नीड है, उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। तो आइए एक्यूरेसी की तरफ हम चलते हैं। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का हम एग्जांपल लेके आपको एक्यूरेसी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 11.87 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू। तो इसको हम ऐसे 80 से दिखा सकते हैं या ए मीन से दिखा सकते हैं, ट्रू वैल्यू। अब मान लीजिए दो लोग हैं, बंदा ए है और एक पर्सन बी। इनका मेज़रमेंट आया है 11.75 सेंटीमीटर, इनका मेज़रमेंट आया है 11.82 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, सी पर्सन का, इसका आया है 11.90 सेंटीमीटर। अब देखिए इनमें से कौन सा मेज़रमेंट इस ट्रू वैल्यू के सबसे करीब है। तो आपका आंसर होगा कि सर ये 5 से पीछे है, ये सर बहुत ज़्यादा पीछे है, तो इसको तो लेंगे नहीं। फिर इसको, ये देखिए ये 3 से पीछे है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा नज़दीक ये वाला है। तो हम कहेंगे कि इन तीनों में से जो एक्यूरेसी है वो किसकी ज़्यादा अच्छी है, एक्यूरेसी जो है वो इसकी अच्छी है। तो इसी से डेफिनेशन बनता है ना, कि जब हमारा मेजर्ड वैल्यू, एक्यूरेसी है क्या, तो एक्यूरेसी ये बताता है कि हमारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, इसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी को। तो हम लिखेंगे एक्यूरेसी सजेस्ट दैट हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे accuracy is defined as how a measured value close to true value, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए ये। अब इसके बाद जो हमारा अगला टर्म है ये है प्रिसीजन। अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है प्रिसीजन। बैकग्राउंड पे आपको थोड़ा सा म्यूज़िक सुनाई दे रही होगी, उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि साउंड आपको कम आए बैकग्राउंड। प्रिसीजन, तो प्रिसीजन के बारे में अगर आप देखें तो प्रिसीजन क्या कहता है, ये बताता है लिमिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, या रिजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। लिमिट या रिजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट से हमारा मतलब ये है कि जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए एक मेजरमेंट है 11.987 सेंटीमीटर, एक मेजरमेंट है 11.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों मेज़रमेंट को अगर आप ध्यान से देखिए तो कौन सा मेज़रमेंट का रिजोल्यूशन अच्छा है। रिजोल्यूशन का मतलब डेसिमल के बाद कौन ज़्यादा डिजिट को मेज़र कर रहा है, ये रिजोल्यूशन का मतलब होता है मेज़रमेंट में। तो डेसिमल के बाद यहाँ देखें तो ये 1 डिजिट को मेज़र कर रहा है, ओके, और ये देखिए 1 2 3 डिजिट को मेज़र कर रहा है। इसका मतलब है ये 1 सेंटीमीटर को 1000 टाइम्स डिवाइड कर रहा है और ये 1 सेंटीमीटर को 10 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। तो किस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, जो 1000 के 1000 टुकड़े को भी, यानी 1/1000 पार्ट को भी मेज़र कर दे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा किससे, इसके रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा बोला जाता है प्रिसीजन। प्रिसीजन वर्क्स जो हैं इस पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत छोटे प्रोडक्ट को बनाते वक्त प्रिसीजन का बहुत खास ध्यान रखना होता है। वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कम से कम मेज़रमेंट ले सकें, तो उन पे हमको काम करना होता है, उनके साथ काम करना होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक टर्म समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं, तैयार हैं हम लोग एरर पढ़ने के लिए। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, अदरवाइज़ मैं इसको डिलीट तो करूँगा ही, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो यहाँ तक बच्चा लोग हमने बात किया था एरर में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जिसमें मेज़रमेंट था। मेज़रमेंट क्या होता है वो हमको समझ में आ गया। उसके बाद हमने देख लिया
कि ट्रू वैल्यू क्या है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब हम तैयार हैं एरर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है कि एरर आया कहाँ से। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई भी मेजरमेंट हो, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही हमारा एरर कहा जाता है ना। तो एरर का डेफिनेशन अगर हम लेके आएंगे तो हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and measured value is called error। जैसा कि हमने देखा था मेजरमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे थे, तो वहाँ से एरर निकल के आता है। अब एरर आपके कितने टाइप का होता है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हमको एरर का एनालिसिस तो करना ही करना है। तो एरर में देखिए इसको डिवाइड किया गया है कि सोर्सेज हमको पता है या नहीं है, माने वो एरर जिनके सोर्सेज हमको पता हैं या नहीं है उनके बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यहाँ पे जो हम एरर को क्लासिफाई कर रहे हैं ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे सबसे पहला एरर जो है हमारा वो है सिस्टमेटिक एरर। ये वो एरर होते हैं जिनका हमको कॉज पता होता है, कहाँ से आए हैं वो पता होता है। दूसरा है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जिनके कॉज के बारे में वो कहाँ से आए, कहाँ से उनकी ओरिजिन हमको कुछ पता नहीं है ना। तो सिस्टमेटिक एरर में हम लिखेंगे द एरर विच कॉज इज नोन एंड विच कैन बी इम्प्रूव्ड, जिनको हम अच्छा कर सकते हैं, जिन एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे सिस्टमेटिक एरर हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं, कॉजेज आर नोन और उसके बाद कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर क्या है? कॉजेज आर अननोन, कॉजेज भी नहीं पता होता है और कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा इनके जो एरर आ रहे हैं उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा और एक्यूरेट किया जा सकता है, पर ये एरर कंट्रोल नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि कॉज ही नहीं पता है तो हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं सिस्टमेटिक एरर के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट से आए। दूसरा है हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर। तीसरा है हमारा पर्सनल एरर। ये वो एरर है जो पर्सन करते हैं गलतियाँ, उनका। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेइंग मशीन हो, वो हर जितना केजी आप रखते हैं उससे आधा केजी बढ़ा के मेज़र कर रहा हो, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा कि उसमें आपको हर बार आधा केजी माइनस कर देना होगा। एक्सपेरिमेंटल एरर जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और जैसे कि जी की वैल्यू वगैरह आपने निकाली, उसके बाद आप छोड़ दिए, अगले दिन आप आ रहे हैं और रीडिंग्स चेक कर रहे हैं तो वो रीडिंग आपकी चेंज हो गई, तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर है। पर्सनल एरर जैसे रीडिंग लेते वक्त आपने कोई गलतियाँ की, वो पर्सनल एरर हो गया। ठीक है। रैंडम एरर का क्या मामला है? तो रैंडम एरर जो हैं आपके, इनके कॉजेज़ हमको पता नहीं होते, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, और कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इन एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा एरर का कुछ जो कहाँ से एरर आया, क्या क्या इसके बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में हमने बात की। इसमें एक खास चीज़ है कि अगर हम ढेर सारी रीडिंग लेंगे रैंडम के लिए, रैंडम के लिए इसके लिए भी काम करता है, इफ़ वी टेक n रीडिंग्स
रीडिंग्स कहो या मेजर